हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान में चर्चा चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय जो भाग 5 में अध्याय किसमें है, 4 में है। और अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई है, उसकी न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई है और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भी है। ठीक है, तो पीछे हमने बताया था कि जो है सर्वोच्च न्यायालय कैसे अस्तित्व में आया। तो हमने आपको शुरुआत से ही बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक क्या बना था, उच्चतम न्यायालय बना था। और वो जो है 4 सदस्यीय था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चेम्बर्स और लिविंगस्टन। ठीक है, जबकि अंतिम अदालत क्या थी उस समय, प्रीवी काउंसिल थी, जो कहाँ पे थी, लंदन में थी। फिर इसके बाद हमने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत की स्थापना हुई थी, यानी जिला न्यायालयों की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद जो है 1861 में जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके समय एक एक्ट आया 1861 का हाई कोर्ट एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसी के तहत भी 1862 में 3 जो है उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो 3 ये उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। और चौथा फिर आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब हुआ था, 1866। और यदि वर्तमान में बात की जाए तो इस समय उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। कितने उच्च न्यायालय है, 25 है। इनकी हम चर्चा करेंगे जब हाई कोर्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था, तो देखिए इसके बाद फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं ना। यानी संविधान के 80% जो हिस्से हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दिल्ली में एक क्या स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये संघीय न्यायालय जो है 8 सदस्यीय था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 सदस्यीय था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मॉरिस गवेयर थे। जबकि 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे। कौन कौन थे, तो एम.आर. जैकब थे और दूसरे थे M.S. और ये जो संघीय न्यायालय था, इसने कार्य करना शुरू किया 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, फिर आगे चल करके जो आपका ये स्वतंत्र न्यायालय है या जो उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 28 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका आज ये उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आया, 28 जनवरी 1950। ठीक है, और तब से ये जो है अस्तित्व में एक स्वतंत्र न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। और फिर 124 का फर्स्ट कहता है कि संसद जो है समय समय पर, यानी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जब आपका संविधान बना तो 1950 में जो है कितने, एक मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी ये 8 सदस्य था। कितने सदस्य, 8 सदस्य, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। ठीक है, जबकि ये संघीय न्यायालय के चौथे थे और भारत के स्वतंत्र न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई और आज 2019 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34। कितनी हो गई, आज जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, D.Y. चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो किस क्रम के हैं, 50वें क्रम के। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि जो है इसी जो है उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की योग्यताएं है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 के 3rd में। किसमें है, 24 के 3rd में, 124 के 3rd में। और हमने बताया था क्या अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, फिर दूसरी हमने बताया था कि उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। और फिर हमने
अगली या फिर क्या हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार क्या रहा हो, अधिवक्ता या वकील रहा हो। तो ऐसे हमने आपको बताया था 2 न्यायाधीश है जो अधिवक्ता रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। एक तो थे MS सीकरी, ठीक है, और दूसरी थी एक महिला इंदु मल्होत्रा, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था या फिर जो है वो राष्ट्रपति की नजर में जो है पारंगत क्या हो, विधि वेत्ता हो, ठीक है। तो ये उसकी आर्ताएं होती है। फिर हमने अनुच्छेद 124 के 2 की चर्चा की थी, और 2 ही कहता है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेंगे, तो संविधान में जो है अनुच्छेद 124 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीशों से जिनसे वो परामर्श करना क्या समझे, जरूरी समझे, उनसे परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और ये भी कहा गया है, इसमें कोई मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है, और ये कहा गया है कि 1900 जब संविधान बना, लागू हुआ, तब से लेकर के 1973 तक जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था उसे ही क्या बनाया जाता था, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन आपको पता है 1973 में जो उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनका नाम था जाफर इमाम, क्या नाम था, लेकिन वो लकवा से क्या हो गए थे, ग्रसित हो गए थे, इसलिए उनकी जगह PV गजेंद्र गडकर को क्या बना दिया गया, मुख्य न्यायाधीश। यानी पहली बार जो है वरिष्ठता का क्या हुआ, उल्लंघन किया गया। कब, 1973 में। किसकी जगह, जफर इनाम की जगह किसको बनाया गया, PV गजेंद्र गडकर को, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो है मुकदमा सुनाया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे MS सीकरी, यानी पूरा नाम क्या था इनका, SM सीकरी, सॉरी, सर्वमित्र सीकरी नाम था। तो जब कहते इन्होंने मुकदमा सुनाया, इसके बाद जो है 3 न्यायाधीशों ने क्या कर दिया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसमें थे सैलेट साहब, दूसरे थे गोवर साहब, और तीसरे कौन थे, हेगड़े साहब, ठीक है। और उन्होंने त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र का कारण था चूंकि इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, और इनकी जगह किसको बना दिया गया, अजीत नाथ रे को बना दिया गया, ठीक है। तो जब अजीत नाथ रे बन गए तो यहाँ पे वरिष्ठता का दूसरी बार उल्लंघन किया गया, और तीसरी बार, यहाँ तक शायद हम लिखा चुके थे, इसके बाद तीसरी बार उल्लंघन किया गया 1977 में। कब किया गया, तो 1977 में किया गया। और 1977 में क्या हुआ कि उस समय जो है वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे उनका नाम था खन्ना जी, क्या नाम था, पूरा नाम था शायद AR खन्ना, है क्या नाम था, AR खन्ना। तो AR खन्ना वरिष्ठ थे, इनकी जगह जो है बेग साहब को, उनका नाम था MH बेग साहब को क्या बना दिया गया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वरिष्ठतम या वरिष्ठता का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। इस कारण जो है आपको पता है, फिर ये तो हो गए मुख्य न्यायाधीश की। फिर इसके बाद हमने आपको आगे पढ़ना है कि जो है फिर जो है 1993 में एडवोकेट्स एंड विकास द्वारा जो है फिर कोलोजियम पद्धति के अनुसार जो है ये कहा गया, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही क्या बनाया जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इस तरह जो है अब जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही क्या बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अब बात आई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है 3 जजेस केस आए। पहला आया फर्स्ट जजेस केस कहलाता है, और ये आया 1982 में। कब आया, 1982 में। और इसी वाद को कहते हैं SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ का मुकदमा था, ठीक है। तो इसमें भी बात की गई कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाए। तो इसमें कहा गया कि जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद कौन करेंगे, राष्ट्रपति
पति करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा, ये भी मामला था, क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानना जरूरी है या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई। फिर इसके बाद दूसरा जजेस केस आया 1993 में, ठीक है। तो देखिए सेकेंड जजेस केस, ये भी याद रखिएगा, ये आ रहा है 1993 में आ रहा है, ठीक है। और इसमें फिर जो है न्यायाधीशों की बात की चर्चा की गई, लेकिन जब तीसरा जजेस केस आया, थर्ड जजेस केस, और ये कब आ रहा है 1998 में, कब आया? 1998 में आया। और इसी में कहा गया कोलोजियम पद्धति की बात की गई, और इसमें फिर ये कहा गया कि जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो जो अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनसे सलाह लेंगे, और सलाह लेने के बाद वो सलाह किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति को भी सलाह मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहा गया ये भी कि यदि इन 4 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश यदि विपक्ष में हो जाएंगे कि जो है इनको नहीं नियुक्त किया जाएगा, तो फिर उन न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। यानी यहाँ पे 4 में से 3 जो है बहुमत जरूरी है। यदि 2 भी न्यायाधीश जो है कहते हैं नहीं ये न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में नहीं बनेंगे, तो फिर कोई नहीं बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी बहुमत से निर्णय होना चाहिए, और फिर बहुमत से निर्णय होने के बाद किसको दिया जाएगा सलाह? मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो तब से ये सिस्टम है, और इस तरह अब कोलोजियम प्रथा द्वारा जो है इसकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। जबकि आपको पता है बीच में एक संशोधन आया था, 99वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक यंग की स्थापना की गई, यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। और उसमें एक सिस्टम बनाया गया था कि इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, और वो जिसको चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनेगा? न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको नहीं माना, और यही ऐसा संशोधन है, ध्यान रखिएगा, 99वां संविधान संशोधन, ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है, ठीक है। वो समाप्त कर दिया गया, ठीक, जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे डिटेल में। तो पहले इसको लिख लीजिए, है थोड़ा डिटेल में हम लिखा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जजेस केस, इसी कहते हैं एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, कब आया? 1982 में। कब आया था? 1982 में। और इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना आवश्यक है। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को किसकी सलाह? मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना आवश्यक है, ठीक है, मानना आवश्यक है। इसमें ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड जजेस केस आया, सेकेंड जजेस केस, और सेकेंड जजेस केस कब आ रहा है? 1993 में आया। तो ठीक है, इसमें जो है 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी। कितनी? 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी। और इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को क्या किया? पलट दिया, ठीक है। और अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी दोनों जगह, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सलाह से करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे। तो ये तो वही चीज थी, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि जो है इन मुख्य न्यायाधीश को अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक है। यानी मुख्य न्यायाधीश कितने? 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेंगे, ठीक है, तब इनकी नियुक्ति करेंगे। ये मामला आया। लेकिन जो है फिर तीसरा जब जजेस केस आया, थर्ड जजेस केस, और थर्ड
जजेस केस कब आ रहा है? 1998 में, ठीक है। अब इसमें आया मामला क्या, जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानना उनको बाध्य है, या उनकी सलाह के लिए जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस तो देखिए फर्स्ट जजेस केस में थोड़ा गलती हो गई, चलिए देख लेते। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना आवश्यक नहीं कर लेना, यहाँ पे है नहीं है। लेकिन जो सेकेंड जजेस केस था जिसमें 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, उसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के समय भारत के राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह तो मानना आवश्यक है, परंतु मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर के किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड जजेस केस कब आया? 1998 में। इसमें भी 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, ठीक है, और इन्होंने भी निर्णय दिया कि जो है अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति तो नियुक्त करेंगे किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश भी जो है किससे सलाह लेंगे? अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद तब वो सलाह किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे, और तब जो है भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यदि इन 4 न्यायाधीशों में, साथ में ये भी कहा गया कि यदि इन 4 न्यायाधीशों में दो न्यायाधीश यदि इनके विरोध में हो जाते हैं तो उन न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे बहुमत से निर्णय होना चाहिए। जब तक 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश सहमत नहीं होंगे तब तक जो है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि 2 भी न्यायाधीश जो है विरोध कर रहे हैं तो फिर वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चर्चा आ गई कि यदि न्यायाधीशों का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफर के मामले में क्या होगा? तो ट्रांसफर के मामले में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये जो है अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेंगे, प्लस ध्यान रखिएगा जिस न्यायालय से उस न्यायाधीश का ट्रांसफर हो रहा है और जहां वो जा रहा है उच्च न्यायालय में, ठीक है, वहां के भी मुख्य न्यायाधीश से इनको क्या लेनी पड़ेगी? सलाह लेनी पड़ेगी। यानी दोनों उच्च न्यायालय के यानी मुख्य न्यायाधीशों से, किससे? मुख्य न्यायाधीशों से किसको सलाह लेनी पड़ेगी? मुख्य न्यायाधीश को सलाह लेनी पड़ेगी, प्लस अपने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, और तब जो है राष्ट्रपति जी इनका क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था? यदि 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी विरोध करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे जो है 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी पड़ेगी, और दोनों उच्च न्यायालय के किससे? मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद ही किसी जो है न्यायाधीश का क्या होगा? ट्रांसफर किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब हेडिंग डाल लीजिए न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 124 के किसमें है? 24 के 2 के काम में आए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो हेडिंग डाल लीजिए न्यायाधीशों का कार्यकाल, अनुच्छेद 124 के 2 के काम है, ठीक है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के जो कार्यकाल है, कार्यकाल का तो उल्लेख नहीं है कि 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, लेकिन कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने वर्ष की? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन कहा गया यदि वो बीच में त्याग पत्र देना चाहे तो किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए बीच में भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय से
रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्त के बाद कोई भी न्यायाधीश किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ वो क्या बन सकता है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग जिसका गठन हुआ था 1993 में, और उस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते उन्हें ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जो है भारत के मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन, अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट को, देखो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु, सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। की आयु 65 वर्ष है, यानी 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, फिर वो अगला पॉइंट, कार्यकाल के बीच में, कार्यकाल के बीच में, कार्यकाल के बीच में वह अपना त्याग पत्र, वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है, दे सकता, यानी कार्यकाल के दौरान बीच में यदि अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, फिर वो सेवानिवृत्त के बाद, सेवा निवृत्त के बाद वह किसी भी न्यायालय में, ठीक है, वह भारत के किसी भी न्यायालय में, वह भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ये वकालत नहीं कर सकेंगे रिटायर होने के बाद। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि 1993 में किसका गठन हुआ था, मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, और मानवाधिकार आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में लिख लो, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम क्या है, अरुण कुमार मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा जी है। ठीक है, इसके पहले HL दत्तू थे। कौन थे, HL दत्तू थे। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आज के लिए। फिर अब जो है न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 के 4 में। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होगी, लोकसभा के कितने सदस्य, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है लाएंगे प्रस्ताव। ठीक है, और राज्यसभा के कितने सदस्य लाएंगे प्रस्ताव, ये प्रस्ताव मानेगा कौन, फिर कैसे जो है प्रक्रिया चलेगी। तो कैसी प्रक्रिया होती, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय को हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, उनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।